Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 को स्टडी कर रहे थे व्हाट इज़ गवर्नमेंट राइट. अब इस रिस्पेक्टिव चैप्टर को ही हम लोग आगे स्टडी करेंगे एंड दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम क्लास 6 पॉलिटिक्स और बुक रेफर कर रहे हैं हम लोग NCERT राइट. तो मैं वहाँ पर लेके चलती हूँ जहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है. ओके हम लोग ने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ लिया था. लास्ट हम लोग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया था राइट. अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है राइट. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे होती है पीपल चूज दैट गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शंस राइट. तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. ठीक है. 1 सेकेंड. ओके. This achievement is a result of a long and eventful struggle of the Indian people. अब ये जो अचीवमेंट है मतलब कि इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ये जो अचीवमेंट है ये बहुत लंबे इवेंटफुल एक इवेंट की एक लाइक स्टोरी है जो कि इंडियन पीपल ने इसके लिए स्ट्रगल किया था. So there are other places in the world where people have also struggled to have democracies. और भी बहुत सारी जगह हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे लोगों ने स्ट्रगल किया था डेमोक्रेसी के लिए टू हैव दैट डेमोक्रेसीज के लिए. और भी जगह हैं जहाँ पे लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया था. अब यू मे नो द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट द लीडर्स. अब मेन फीचर डेमोक्रेसी का एक्चुअली क्या होता है. ये होता है कि लोगों के पास खुद की पावर होती है अपने लीडर्स को चूज करने की राइट. वी हैव द पावर टू चूज आवर लीडर्स राइट. तो अब इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल. तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी है ये एक रूल है जो कि लोगों का है बाय द पीपल. लोगों का ये रूल है राइट. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. इसका बेसिक आइडिया ये है कि जो लोग होते हैं जो पीपल रूल करते हैं वो खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं इन रूल्स को बनाने के लिए राइट. तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं 1 सेकेंड लेट मी गेट डाउन. Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representative through an election process. Democratic government जो हैं इस टाइम की उनको यूजुअली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज रेफर टू एज इनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज कहते हैं. इस तरीके से ये रिप्रेजेंट रेफर करी जाती हैं. तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज क्या होते हैं इसमें जो लोग होते हैं पीपल वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बट वो अपना खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू. एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू. तो इसमें पीपल डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बट उसके सिवा वो एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू. So these representatives meet and make decisions of the entire population. तो ये जो representatives हम लोग choose करते हैं elections के through तो ये representatives फिर decisions लेते हैं हमारी entire population हमारे country के लिए. ठीक है. ये respective procedure जो है respective procedure follow होता है. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. अब आजकल गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कह सकती है जब तक वो एक रूल नहीं फॉलो करती है एक रूल अलाउ नहीं करती है जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसका मतलब है कि जितने भी एडल्ट्स हैं हमारी कंट्री में उन सब को वोट करना अलाउ है. इसका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है इसका मतलब होता है कि जितने भी एडल्ट्स हैं हमारी कंट्री में उन सब लोगों को वोट करना अलाउड है. ठीक है. तो मतलब एडल्ट्स मतलब कि जो लोग 18 या 18 प्लस हैं
उन सब लोगों को वोट करना अलाउड है हमारी कंट्री में। तो आजकल जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कह सकती है जब तक उसको ये ना पता हो, ये मतलब जब तक वो ये ना अलाउ करे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जब तक वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है तब तक वो खुद को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि जितने भी एडल्ट्स हैं इस कंट्री में सबको वोट करना अलाउ होता है, ठीक है। 1 सेकेंड, राइट। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी एडल्ट्स होते हैं उन सब लोगों को वोट करना अलाउड होता है, राइट। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ जो कि आपको एक्चुअली पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि क्या होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, उन सबको राइट टू वोट है। वो राइट टू वोट होता है विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, राइट। तो मतलब कि जितने भी लोग 18 या 18 के अबव हैं वो सारे लोग वोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंडिया के जो लोग हैं जो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं वो यूनिवर्सल ऑफ फ्रेंचाइज सिस्टम के थ्रू इलेक्ट करते हैं, राइट। इसको एक नाम और दिया जाता है, दैट इज 1 मैन 1 वोट। मतलब कि यहाँ पे ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती है, ये जो रूल फॉलो होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज 1 मैन 1 वोट। एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेक श्योर इसको याद रखिएगा कि यूनिवर्सल एडल्ट, द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज पॉपुलरली नोन एज 1 मैन 1 वोट, ठीक है। ग्रेट। 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है ये कब इम्प्लीमेंट हुई इंडिया में? तो जब हमारा जो इंडिया में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये एडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मतलब कि जिस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट किया गया था वो 1949 में उसको इनैक्ट किया गया था, प्रेजेंट किया गया था, राइट। और जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो उसी दिन ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल है, उसी दिन इंडिया ने इस प्रिंसिपल को भी अडॉप्ट किया था, ठीक है। डेट को याद रखिएगा। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, मैंने 2 रिस्पेक्टिव वीडियोस इस पे बना रखी हैं। एक 26 जनवरी के लिए बनाई है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग से बनाई है। तो आप उसको जा करके रेफर कर सकते हो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो अभी यहाँ पे मेन चीज़ जो बात करते हैं वापस उस पर आते हैं कि इंडिया ने जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसको कब अडॉप्ट किया था। तो उसको स्टार्ट किया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली जैसे कि इंडिया में जो एज ऑफ वोटिंग है वो है कि 18 प्लस, राइट। 18 और 18 प्लस, 18 और 18 अबव जो भी लोग हैं वो सब लोग वोट कर सकते हैं। लेकिन ये जो वोटिंग की जो एज है ये कंट्री टू कंट्री डिफर करती है, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, ठीक है। जैसे कि अब जो डेनमार्क और जापान है, ठीक है, वहाँ पे जो पर्सन है, मैन है, वुमेन है, वो उसकी जब एज 25 ईयर्स हो जाएगी तब वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्वे में जो एज लिमिट है वो 23 है। तो इस तरीके से एज डिफर्स करते हैं, जैसे कि यूएस, रशिया और टर्की, वहाँ पे 18 एज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्री टू कंट्री आपकी एज डिफर करती है फॉर वोटिंग, ठीक है। मेक श्योर इसको याद रखिएगा, जो भी चीज़ें मैंने आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में यहाँ पर पे बताई थी, ठीक है। फर्दर आगे हम लोग को ऑलरेडी इसको चैप्टर्स में मिलेंगे डिटेल में डिस्कस करने के लिए, बट यहाँ पर ये टॉपिक आ रहा है, सो आई थॉट ऑफ टेलिंग यू, ठीक है। ग्रेट। But it was not always like this. Can you believe that there was a time when governments did not allow women and the poor to participate in elections? But जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी पीपल वोट कर सकते हैं, men, women, poor, rich, but एज क्राइटेरिया है कि 18 और 18 अबव होना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले भी सारी चीज़ें होती होंगी? नहीं, पहले के टाइम पे जो गवर्नमेंट्स होती थी वो सिर्फ और सिर्फ मेन को अलाउ करती थी वोट करने के लिए, और वो भी
उन मेन को जो एजुकेटेड होते थे और जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी, सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे. वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू वोट, या फिर जो पुअर्स थे उनको भी वोट करना अलाउड नहीं था. ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो अनएजुकेटेड हैं, कोई भी उन सब पीपल में से कोई भी वोट नहीं कर सकता था पहले के टाइम पे. ठीक है, द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मेन मेड. तो जो कंट्री है वो कुछ इन्हीं सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू गवर्न की जाती थी. तो ये जो लोग थे, जो मेन थे, वो इन रूल्स और रेगुलेशंस को बनाते थे. ठीक है, जो कौन से मेन, जो लोग एक्चुअली वोटिंग में पार्ट ले सकते थे, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी, खुद का लैंड होता था, और जो एजुकेटेड होते थे, सिर्फ वो पीपल जो थे वो गवर्न कर सकते थे कंट्री को. वही रूल्स और रेगुलेशंस बनाते थे जो कुछ पीपल होते थे. ठीक है, तो 1 सेकेंड. ठीक है, in India before independence only a small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of the majority. अब इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले, ठीक है, एक मतलब जो बहुत छोटी माइनॉरिटी थी, बहुत छोटी एक कम्युनिटी टाइप की थी, जिसको कि जो कि अलाउड थी वोट के लिए. क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले जब बस जो जितने पीपल थे जो कि मेन थे और जो कि एजुकेटेड थे और जो कि जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती, सिर्फ वो पीपल वोट कर सकते थे. तो ये बहुत ही स्मॉल सी माइनॉरिटी थी जो लोग वोट कर पाते थे. राइट, several peoples including Gandhi ji were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. अब बहुत सारे लोग, जैसे गांधी जी भी उसमें इंक्लूडेड थे, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे. ये जो प्रैक्टिस, ये जो अनफेयर पुअर रिच और एजुकेटेड अनएजुकेटेड के बीच में ये जो चीज़ें डिस्क्राइब करी जाती थी कि सिर्फ वही लोग वोट कर सकते हैं जो एजुकेटेड है, जो खुद की प्रॉपर्टी ओन करते हैं, जो मेन हैं. तो इन सारी जो भी अनफेयर चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों से लोग बहुत ज़्यादा शॉक में थे. सो दिस इज नोन एज अनफेयरनेस ऑफ प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट. तो अभी जो अनफेयरनेस थे इससे काफ़ी ज़्यादा शॉक थे. तो लोगों ने डिमांड करी कि जितने भी एडल्ट्स हैं उन सबको वोट करने का राइट है, नॉट डिपेंडिंग ऑन देयर एजुकेशन, नॉट डिपेंडिंग ऑन देयर रिलीजन, नॉट डिपेंडिंग ऑन रिच और पुअर. हर एक पर्सन को वोट करने का राइट है और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, ग्रेट. राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, एक जर्नल लिखी थी गांधी जी ने जो 1931 में थी, जिसका नाम था यंग इंडिया. मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. उसमें गांधी जी ने कहा था, आई कैन नॉट पॉसिबली bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. गांधी जी ने ये लिखा था इस जर्नल में कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी इस आइडिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि जो पर्सन, जो मेन है, जिसके पास वेल्थ है, लाइक जो भी रिच है, वो सिर्फ वोट कर सकता है. जिस मेन के पास कैरेक्टर है लेकिन उसके पास ना तो एजुकेशन है और ना तो वो रिच है, वो वोट नहीं कर सकता है. और या फिर वो मेन जो कि ऑनेस्टली वर्क करता है, काम करता है दिन रात, वो वोट नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि वो एक पुअर पर्सन है. तो इस रिस्पेक्टिव चीज़ को गांधी जी ने एक जर्नल में डिस्क्राइब किया था. दैट जर्नल वाज यंग इंडिया, जो कि 1931 में लिखी थी. ठीक है, ग्रेट, फाइन. तो इस तरीके से यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, इस तरीके से धीमी धीमी गवर्नमेंट्स चेंज होती गई. पहले सिर्फ जो पीपल रिच थे, जो एजुकेटेड थे और जो मेन थे, सिर्फ उनको वोट करना अलाउड था.
Women's were not allowed, poor were not allowed, illiterate were not allowed, uneducated were not allowed. ठीक है, बट धीमे धीमे सब चेंज होते होते अब जब से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लगी स्टार्ट हुई है, ये प्रिंसिपल जब से फॉलो किया गया 26 जनवरी 1950 से, तब से each and every adult can vote irrespective of their religion, irrespective of their caste, irrespective of their education. इन सब चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, ओके, यहाँ पे एक like we have something important to study, so उसको देखते हैं. Now where in the world have governments willingly shared power? All over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in government. अब जैसे कि जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को जो सारी पावर शेयर कर दी गई है पूरे वर्ल्ड में, तो यूरोप और यूएसए में जो विमेंस हैं, ठीक है, और जो पुअर हैं, उनको अब पार्टिसिपेट करने के लिए उनको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी. गवर्नमेंट में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी. विमेंस स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब विमेंस का जो स्ट्रगल है वोट करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द विमेंस सफरेज मूवमेंट. अब जब वुमेन्स ने अपने वोट करने के लिए, अपने वोट के अपने हक के लिए जब उन्होंने जो भी स्ट्रगल किया था, जो भी लड़ाई लड़ी थी, उस मूवमेंट को नाम दिया गया था विमेंस सफरेज मूवमेंट. कहाँ पे? यूरोप और यूएसए में. ठीक है, 1 सेकेंड, 1 मिनट. ठीक, हाँ, यूरोप और यूएसए में. ठीक है. एज अ टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट. और ये सफरेज टर्म यहाँ पे लिखा है, जैसे कि विमेंस सफरेज मूवमेंट. विमेंस और मूवमेंट तो आप जान गए. सफरेज का मतलब क्या होता है? मतलब कि राइट टू वोट. सिंपल इंग्लिश में बोले तो विमेंस राइट टू वोट मूवमेंट. ठीक है, इस मूवमेंट को यहाँ पे ये नाम दिया गया था. ड्यूरिंग द वॉर many men were away fighting, and because of this women were called upon to do work that was earlier considered men's work. अब वॉर के टाइम पे जो मेन थे वो जो भी फाइटिंग वगैरह में वो लोग फाइट कर रहे थे, तो उसकी वजह से विमेंस को बुलाना पड़ा था. जो भी काम मेंस करते हैं उन काम को करने के लिए विमेंस को बुलाना पड़ा था. Many women began organizing and managing different kinds of work. बहुत सारी women जो थी वो अलग अलग काम को ऑर्गेनाइज करने लगी, अलग अलग काम को मैनेज करने लगी. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. जब लोगों ने देखा कि विमेंस भी सारे काम को, जितने भी तरीके के काम हैं, उनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, तो उन्होंने ये सोचना शुरू करा कि इतने अनफेयर स्टीरियोटाइप्स हमने क्यों बना रखे थे, इतने अनफेयर रूल्स, इतने अनफेयर नेगेटिव थॉट्स हमने क्यों बना रखे थे विमेंस के बारे में, जबकि वो ये सारे काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं. सो विमेन बिगैन टू सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस. तब से जो विमेन है उनको एक इक्वली कैपेबल, मतलब इक्वल लोग देखने लगे, मेंस के इक्वल देखने लगे डिसीजंस वगैरह लेने के लिए, डिसीजंस बनाने के लिए. द सफ्रेजिटीज डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू दे गेट देयर डिमांड्स heard they chained themselves into railings in public places. Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strikes and they had to fight by force. अब ये जो डिमांड थी राइट टू वोट के लिए, उसके लिए वुमेन्स ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए. उन्होंने हंगर स्ट्राइक्स करी, उन्होंने खुद को रेलिंग, जो पब्लिक प्लेसेस थे जहाँ पे रेलिंग्स थी उसमें खुद को बांध लिया. तो ये सारे काफ़ी सारे स्टेप्स, मेजर्स लेने पड़े थे. ठीक है. अमेरिकन वीमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920. अमेरिकन वीमेन्स जो थी उनको राइट टू वोट 1920 में मिला, और जो यूके की जो वीमेन्स थी उनको 1928, कुछ 8 इयर्स बाद यूके की विमेंस को वो राइट टू वोट मिला 1928 में. तो अमेरिकन विमेंस को 1920 में राइट टू वोट मिला और यूके विमेंस को 1928 में राइट टू वोट मिला. ठीक है.
ग्रेट। तो इस तरीके से राइट टू वोट, ये जो मूवमेंट चलाया गया था विमेन सफ्रेजेट मूवमेंट, इस तरीके से ये सक्सेसफुल हुआ और फाइनली 1920 एंड 1928 में विमेंस को वोट करने का पूरा वहाँ पे अधिकार मिल गया यूएसए और यूरोप में। ठीक है, ग्रेट। सो हम लोगों ने इस रिस्पेक्टिव चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट फिनिश किया, दैट इज व्हाट इज गवर्नमेंट। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में बोले थे कि हम लोग आंसर करेंगे, सारे आंसर्स हो गए हैं कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट हमारे लाइफ में कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, क्या डिफरेंस होता है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स का, मोनार्कीज क्या होती हैं, डेमोक्रेसीज क्या होती हैं, सब चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में डिस्कस करी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको व्हाट इज गवर्नमेंट ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जितने भी क्वेश्चन थे, आई होप आपके आंसर आउट हो गए होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।